नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 मई सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में अब बढ़ेगी गर्मी, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने के आसार। 18 से 22 मई तक येलो अलर्ट जारी। मनीषा मर्डर केस में पंचायत का फैसला, 7 जून को होने जा रही है महापंचायत। CBI से खुलासे की मांग, पिता बोले अभी तक न्याय नहीं मिला। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए आई अच्छी खबर, राशन डिपो पर पहुंची 5G हाईटेक POS मशीनें, बताएंगे पूरी अपडेट। मेरी फसल मेरा ब्यौरा बना किसानों के लिए सहारा, अब डिमांड के हिसाब से मिलेगा खाद का स्टॉक। हरियाणा में पंचायतों को मिले बड़े अधिकार, अब खुद काट सकेंगी अवैध पानी के कनेक्शन, जानेंगे नए नियम। CBSE बोर्ड का नया आदेश, कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को पढ़नी होगी 3 भाषाएं। महंगाई की मार से मंडियों में पसरा सन्नाटा, आसमान छू रही हैं फलों की कीमतें। CBSE ने 12वीं की रिवैल्यूएशन फीस 700 रुपये से 100 रुपये की, 1 नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस वापस होगी, छात्रों के विरोध के बाद लिया फैसला। अग्निवीर रैली में पास युवा 23 मई को पहुंचे दादरी, मूल दस्तावेजों सहित सेना भर्ती कार्यालय में करें रिपोर्ट। EPFO पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, न्यूनतम पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी का मिलेगा तोहफा। दिल्ली NCR में CNG 3 रुपये तक महंगी हुई, दिल्ली में 80 रुपये 9 पैसे और नोएडा गाजियाबाद में 88 रुपये 70 पैसे प्रति किलो पहुंची। PM मोदी को स्वीडन ने सर्वोच्च सम्मान दिया, उनको मिलने वाला ये 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया, स्वीडिश PM रिसीव करने पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा है। राज्य के 7 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी दिनों में बढ़ने वाले इस तपिश को देखते हुए पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान लगातार तापमान बढ़ने और लू चलने की संभावना जताई गई है। दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों को दोपहर के समय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने के आसार जताए गए हैं। इस दौरान लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे हीट वेव की स्थिति बन सकती है। मौसम सलाहकारों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप से बचे रहने की सलाह दी है और यदि बाहर जाएं तो सिर को टोपी, गमछे या फिर छाती से ढक कर जाएं। ORS, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी पीने की सलाह दी गई है। बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इनसे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसके अलावा तला भुना हुआ बहुत मसालेदार खाना भी कम खाएं और शरीर को ठंडा रखने के लिए तरबूज, खीरा या खरबूज जैसे फलों का सेवन करें। हरियाणा में अब गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाने वाली है। 21 मई तक तापमान में भारी उछाल देखने को मिलेगा। इस दौरान मैदानी इलाकों में गर्म पश्चिम खुश्क हवाएं चलेंगी, जिससे भीषण हीट वेव चलने के आसार जताए गए हैं। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब इन गरीब परिवारों को राशन के लिए न तो घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और न ही फिंगरप्रिंट न मिलने के कारण बिना राशन लिए खाली हाथ घर वापस लौटना पड़ेगा। खाद्य महापूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में राशन वितरण प्रणाली को हाईटेक करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश के सभी जिलों में राशन डिपो पर अब 5G आधारित आधुनिक POS मशीनें लगाई जा रही हैं, जिनमें आई स्कैन की सुविधा भी जोड़ी गई है। अभी तक राशन डिपो पर 2G आधारित पुरानी POS मशीनों में लगातार तकनीकी खामियों के चलते राशन वितरण में परेशानी झेलनी पड़ रही थी। बुजुर्गों के कांपते हाथ या मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों की घिस चुकी उंगलियों के निशान पुरानी POS मशीनों पर मैच नहीं कर रही थी, जिसके चलते उन्हें कई मर्तबा बिना राशन लिए घर वापस लौटना पड़ रहा था। इस तकनीकी खामी के चलते कई बार पात्र परिवारों को राशन से वंचित रहना पड़ता था। लेकिन अब 5G आधारित नई तकनीक से लैस POS मशीनों में यदि किसी लाभार्थी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पाता है तो उसकी आंखों की पुतलियों को स्कैन करके पहचान सत्यापित करते हुए तुरंत राशन जारी कर दिया जाएगा। इस महीने के आखिर तक मशीनें बांटने की खाद्य आपूर्ति विभाग की तैयारी पूरी है। नई POS मशीनों के साथ ही आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कांटे भी दिए जा रहे हैं। ये मशीन से जुड़े रहेंगे। जब तक कि उपभोक्ता को दिया जाने वाला पूरा राशन इन मशीनों पर नहीं तोला जाएगा, तब तक पर्ची नहीं निकलेगी। इससे राशन की तौल एकदम सटीक होने वाली है और उपभोक्ताओं को कम राशन मिलने की शिकायतें भी अब खत्म हो जाएंगी। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां प्रदेश के सभी किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकरण करवा लिया है। इसी के तहत अब किसानों को विभिन्न सब्सिडी की सुविधाएं भी उपलब्ध होने जा रही हैं। यमुनानगर में कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आदित्य प्रताप डबास ने बताया कि भविष्य में किसानों को कितनी यूरिया खाद मिलनी है, ये इसी पंजीकरण के आधार पर तय होगा। इस पंजीकरण के आधार पर ही किसानों को सब्सिडी की अन्य योजनाओं को लाभ भी मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अब विभाग को यह लाभ होगा कि वह किसानों की डिमांड के हिसाब से एडवांस में उतनी ही मात्रा में खाद का स्टॉक
उपलब्ध करवाएगा। डायरेक्टर ने कहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत अब जो भी सुविधाएं हैं, सब्सिडी है, वह किसानों को उपलब्ध होगी, क्योंकि सरकार के पास किसानों की भूमि का रिकॉर्ड है। उसी के हिसाब से उन्हें सब्सिडी और सुविधाएं दी जाएंगी। भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी टीचर मनीषा मौत मामले में रविवार को गांव के बाबा धर्मदास मंदिर में पंचायत हुई, जिसमें कन्नी सर्व समाज न्याय समिति और अन्य लोगों ने भाग लिया। पंचायत में फैसला लिया गया है कि अब 7 जून को गांव ढाणी लक्ष्मण में प्रदेश स्तरीय महापंचायत होने जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति तैयार होगी। तब तक सरकार व सीबीआई को समय दिया गया है। हालांकि पहले 24 मई को पंचायत बुलाकर फैसला लेने की बात कही गई थी। मृतक मनीषा के पिता संजय ने कहा है कि उन्होंने परिवार के साथ अनशन का फैसला लिया हुआ था, लेकिन कन्नी खाप ने उन्हें 7 जून तक रुकने के लिए कहा है। तब तक सीबीआई खुलासा नहीं करती है और दोषियों को उजागर नहीं करती है तो आंदोलन का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह संघर्ष बहुत लंबा चल चुका है और मनीषा को अभी तक न्याय नहीं मिला है। सीबीआई की जांच भी पूरी हो चुकी है, लेकिन कोई खुलासा नहीं हुआ है। उन्होंने मांग की है कि उनकी बेटी को न्याय दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि अभी कन्नी खाप ने 7 जून को महापंचायत बुलाई है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से लोग पहुंचेंगे। यह महापंचायत गांव ढाणी लक्ष्मण में ही आयोजित की जाएगी। उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। स्वराज युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष युद्धवीर सिंह खरेटा ने कहा कि सरकार तक ये बात पहुंचा दी जानी चाहिए कि हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा, हम शांति से बैठने वाले नहीं है। सरकार को झुकना ही पड़ेगा। पंचायत की एक परंपरा रही है कि जिस काम को लेकर चली है उसका फैसला होने तक संघर्ष जारी रहता है और जारी ही रहेगा। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग यानी एचआर डिपार्टमेंट ने एक नया आदेश जारी कर प्रदेश के महकमों में हड़कंप मचा दिया है। सरकार ने उन संविदा यानी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों की कुंडली मांगी है जो मोटा वेतन ले रहे हैं। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड निगमों के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखकर निम्नलिखित जानकारी 30 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से मांगी है। वे कर्मचारी जिनका मासिक वेतन 50,000 रूपए से अधिक है, जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक अपनी सेवा के 5 साल पूरे कर लिए हैं, पद का नाम, काम की प्रकृति, स्वीकृत पद के विरुद्ध नियुक्ति है या फिर नहीं, और वेतन का पूरा ब्यौरा। सरकार के इस कदम के बाद गलियारों में चर्चा तेज है। क्या सरकार इन उच्च वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए किसी विशेष नीति यानी पॉलिसी पर विचार कर रही है? लेकिन असली सवाल तो उन लाखों कच्चे कर्मचारियों का है जो वर्षों से मामूली वेतन पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्या सरकार सिर्फ 50,000 रूपए से ऊपर वालों का डेटा जुटाएगी या कम वेतन वाले कच्चे कर्मचारियों के घर पर भी कभी पक्का होने की खुशखबरी जाएगी? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बड़ा बदलाव करने का अहम फैसला लिया है। बता दें कि अब कक्षा 9वीं और 10वीं के कक्षाओं के लिए 3 भाषाएं पढ़ना अब अनिवार्य होगा। यह नियम 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों में अधिक भाषाओं की क्षमता बढ़ाना, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विविधता जैसे अलग अलग भाषाएं, त्योहार या जीवन शैली को मजबूत करना है। सीबीएसई के आदेशों के अनुसार अब कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अनिवार्य होगा, जिनमें कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होंगी। सीबीएसई ने साफ तौर पर कहा है कि यदि कोई भी विद्यार्थी विदेशी भाषा पढ़ना चाहता है तो वह उसे तीसरी भाषा के रूप में चुन सकता है। इसके अलावा बोर्ड ने कहा है कि तीसरी भाषा की पढ़ाई कराना जरूरी होगा, लेकिन इसका 10वीं बोर्ड परीक्षा में अलग से पेपर नहीं होगा, बल्कि इसका मूल्यांकन पूरी तरह से स्कूल पर आधारित होगा। नई नीति लागू होने के बाद स्कूलों को अपनी भाषा, पाठ्यक्रम और शिक्षकों की व्यवस्था में बदलाव करना होगा। बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों की भाषाई समझ बेहतर होगी और उनकी भारतीय भाषाओं के प्रति रुचि बढ़ेगी। हालांकि कई स्कूलों में पर्याप्त भाषा शिक्षक उपलब्ध करवाना बड़ी चुनौती हो सकती है। हरियाणा में पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज से संबंधित कार्यों को कराने के लिए स्वयं सक्षम होंगी। पंचायतों को पेयजल आपूर्ति के प्रबंधन व संचालन से लेकर कड़े निर्णय लेने के लिए भी शक्तियां मिल गई हैं। पंचायतें चाहे तो वह पेयजल आपूर्ति के दरों में बढ़ोतरी कर नई दरें लागू कर सकती हैं और अवैध कनेक्शन भी काट सकती हैं। पंचायतें पेयजल आपूर्ति व सीवरेज से संबंधित कार्यों की निगरानी के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित करेंगी, जिनमें जन स्वास्थ्य विभाग के जूनियर इंजीनियर, ग्राम सचिव, पंप संचालक या ऑपरेटर व ग्राम पंचायत के जागरूक नागरिक भी शामिल होंगे। समितियां पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्यों जैसे नई पाइपलाइन बिछाने, मरम्मत के कार्य, नई पेयजल आपूर्ति के कार्यों की निगरानी व संचालन कराएंगी। ग्राम सभाओं के माध्यम से नए प्रस्ताव रखकर काम करवाए जा सकेंगे। अवैध व दूषित पानी वाले कनेक्शन काटने, अनियमित कनेक्शन को नियमित कराने व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना व एफआईआर तक दर्ज करवाने में ग्राम जल एवं सीवरेज समितियां सक्षम होंगी। इस योजना पर 2 चरणों में काम किया जाएगा। पहले चरण में केवल 1 गाँव वाली पंचायतों को चुना गया है। दूसरे चरण में 1 से अधिक गांव वाली पंचायतों में इसे लागू किया जाएगा। पानी के कनेक्शन दिलाने, पानी के नमूने लेने, बिल भरवाने से लेकर अन्य कार्यों के लिए 500 घरों पर 1 महिला भी तैनात की जाएगी। इससे अधिक घरों पर 2 महिलाओं को जिम्मा सौंपा जाएगा।
ईपीएफओ के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। ईपीएफओ में निर्णय लेने वाली संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी के सदस्य एसपी तिवारी ने बताया कि न्यूनतम पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी का प्रस्ताव अब अंतिम चरण में है। रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ से मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि सीबीटी की 3 बैठकों में इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई है। ईपीएफओ अपने ब्याज समेत अन्य संसाधनों से देश भर के 40 लाख पेंशनर्स को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने में सक्षम है। 7,500 रुपए की मांग पूरी करना फिलहाल संभव नहीं है। यूपीआई के माध्यम से पीएफ राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इसी साल जुलाई महीने से इस सुविधा का लाभ ईपीएफओ सदस्यों को मिलने लगेगा। हालांकि सदस्य अपने हिस्से की जमा राशि का 50% ही पीएफ निकाल सकेंगे। नियोक्ता द्वारा जमा राशि नहीं निकाल पाएंगे। ईपीएफओ 3.0 पोर्टल 1 जून से लागू होने की संभावना है। इसके आधार पर पेंशन और पीएफ निकासी के नए नियम लागू हो जाएंगे। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अंबाला कैंट और अंबाला शहर बस अड्डों के व्यापक पुनर्विकास की योजना तैयार की गई है। अंबाला कैंट बस अड्डे को सौर ऊर्जा आधारित स्मार्ट ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ बसों के लिए अलग प्रवेश व निकास द्वार बनाए जाएंगे, जिससे कि मुख्य सड़क पर वाहनों का दबाव घटेगा और बसों की आवाजाही सुचारू हो सकेगी। प्रवेश द्वार के पास ही ऑटो व रिक्शा स्टैंड प्रस्तावित है, ताकि बस से उतरते ही स्थानीय परिवहन आसानी से उपलब्ध हो सके। यात्रियों के लिए आधुनिक और वातानुकूलित वेटिंग रूम बनाए जाएंगे। साथ ही बस स्टैंड पर विशेष रूप से चिलिंग प्लांट लगाया जाएगा, ताकि पूरे परिसर में ठंडा पानी बिना वाटर कूलर के मुहैया करवाया जा सके। अंबाला कैंट बस अड्डा परिसर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। यहाँ एक बार में 4 बसें चार्ज हो सकेंगी। नई योजना में बस स्टैंड के चारों ओर बड़े हिस्से को पार्किंग के लिए भी आरक्षित किया गया है। हरियाणा सहित देश भर में महंगाई की मार के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी ने कई सारी चीजों के दाम बढ़ाने की संभावना व्यक्त कर दी है, जिससे आमजन को महंगाई की भयंकर मार झेलनी पड़ेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से माल ढुलाई करना महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर अब फल सब्जियों सहित कई अन्य रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी बढ़ोतरी पर पड़ने वाला है। फलों और सब्जियों की एक राज्य से दूसरे राज्य और मंडियों में ढुलाई के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है। प्रति किलोमीटर लागत बढ़ने का सीधा असर अब फलों और सब्जियों सहित अन्य तमाम चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी पर पड़ने जा रहा है। यही वजह है कि सेब, अनार, आम और केला जैसे फल आम आदमी की पहुंच से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। इनकी कीमतों में रोजाना तेजी दर्ज की जा रही है। केला और आम के भाव 10 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ चुके हैं, तो वहीं कुछ दिन पहले सेब और अनार का भाव 200 रुपए प्रति किलो था, लेकिन अब बढ़कर 250 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुका है। मौसमी के भाव में 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं तरबूज भी 10 रुपए प्रति किलो तक महंगा हो गया है। अब भाव में बढ़ोतरी से मंडियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। गिने चुने लोग ही फल खरीद रहे हैं। इससे कारोबार भी प्रभावित हो रहा है, जिससे व्यापारियों में निराशा का माहौल बना हुआ है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाएं, ताकि महंगाई पर नियंत्रण पा सके। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अग्निवीरों के लिए एक हल्फनामा दायर किया गया है। मोदी सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर हल्फनामे में साफ किया है कि अग्निवीर नियमित सैनिकों की श्रेणी में शामिल नहीं है। ऐसे में युद्ध या फिर किसी सैन्य कार्रवाई के दौरान उनकी मृत्यु होने पर उनके परिवार को सामान्य सैनिकों जैसे पेंशन का लाभ नहीं दिया जा सकता। सरकार की तरफ से यह हल्फनामा तब दायर किया गया जब ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए अग्निवीर मुरली नाइक की मां ने एक याचिका दायर की थी। हल्फनामे में सरकार का कहना है कि नियमित सैनिकों और अग्निवीरों का वर्गीकरण संवैधानिक रूप से वैध है। सरकार ने अग्निवीर योजना को एक अल्पकालिक भर्ती योजना बनाया है। उनके अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के मद्देनजर इस योजना को तैयार किया गया था। वायुसेना केंद्रीय वायुसैनिक चयन बोर्ड नई दिल्ली द्वारा लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार अपने लिए आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदक 12वीं पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में 30 शब्द और अंग्रेजी टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। न्यूनतम आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों का चयन शॉर्ट लिस्टिंग, परीक्षा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल परीक्षा के आधार पर होगा। सैलरी 19,000 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ मिलेगी।
अग्निवीर रैली जनवरी फरवरी 2026 की परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवार 23 मई को अपने मूल दस्तावेजों सहित सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी में सुबह 5:30 बजे रिपोर्ट करें। यह जानकारी देते हुए सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी के निदेशक कर्नल के संदीप ने बताया कि अग्निवीर क्लर्क या SKT भर्ती 2025-26 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर रैली जो जनवरी फरवरी 2026 में भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित की गई थी, जिसमें चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और भिवानी जिलों के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना परिणाम www.indianarmy.nic.in पर देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी सफल उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे 23 मई को सुबह 5:30 पर सभी मूल दस्तावेजों के साथ सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी में रिपोर्ट करें। निदेशक सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी ने परीक्षा पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत देश के कुछ अन्य राज्यों में CNG 3 रुपए तक महंगी हो चुकी है। यह लगातार दूसरा दिन है जब गैस कंपनियों ने दाम बढ़ाए हैं। नई दरें रविवार सुबह 6 बजे से लागू हो चुकी हैं। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में CNG पहली बार 80 रुपए के आंकड़े के पार पहुंची है। दिल्ली NCR में CNG के दाम 1 रुपए बढ़कर 80 रुपए 9 पैसे प्रति किलो पहुंच गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद में भी 1 रुपए दाम बढ़े हैं और दाम 88 रुपए 70 पैसे पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में CNG 3 रुपए प्रति किलो महंगी होकर 93 रुपए 75 पैसे हो गई है। वहीं 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतें 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ी थी। इससे दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। वहीं कंपनियों ने प्रमुख शहरों में CNG भी उस समय 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी कर दी थी। दिल्ली में अब 1 किलो CNG के लिए 79 रुपए 9 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सप्लाई इसी तरह प्रभावित रही तो आने वाले दिनों में और भी अधिक इजाफा देखने को मिल सकता है। आज यानी 18 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार में काफी हलचल रहने वाली है। अमेरिका ईरान तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से लेकर टेक्निकल फैक्टर बाजार की दिशा तय करेंगे। अमेरिका ईरान युद्ध को शुरू हुए लगभग 3 महीने होने वाले हैं। ईरान ने घोषणा की है कि वह जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए समुद्री ट्रैफिक को मैनेज करने का प्रस्ताव पेश करेगा। इसके अलावा 500 से अधिक कंपनियां 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के अपने वित्तीय नतीजे जारी करेंगी। प्रमुख दिग्गज कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी BPCL, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस LIC और FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स यानी नाइका शामिल हैं। सेंसेक्स अभी धीरे धीरे और संभलकर रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। बाजार अब किसी भी तरफ एक बड़ा ब्रेकआउट देगा, तभी आगे के लिए बाजार की असली चाल तय होगी। बाजार के मौजूदा हालातों को देखते हुए ट्रेडर्स को सलाह दी जाती है कि वे अनुशासन में रहें और इस उतार चढ़ाव के बीच सख्त स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी का पालन करें। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।